नेक्स्ट है बच्चों फेट ऑफ पायरुविक एसिड। हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, पायरुविक एसिड। और ग्लाइकोलाइसिस में ना तो O2 कंज्यूम हुआ था ना ही CO2 रिलीज हुआ था, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अगर पूछा जाए बताओ ग्लाइकोलाइसिस को देखकर केवल ये बताना हो आपको कि बताइए ये एरोबिक रेस्पिरेशन है कि एनारोबिक, तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ही नहीं। बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, दो कंपाउंड में दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को तोड़ सकता है बिना ऑक्सीजन के। इसलिए एनारोबिक और एरोबिक के लिए ये कॉमन पाथवे होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एरोबिक है कि एनारोबिक, तो ये पता चलता है बच्चों फेट ऑफ पायरुविक एसिड से। और फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड करता है दो बातों पे। पहला, एक तो सेलुलर नीड, कि सेलुलर नीड है या नहीं, सेल की जरूरत कैसे, और दूसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये दो बात हैं जिसपे कि सेल डिसाइड करेगा कि पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा, कि पायरुविक एसिड को कैसे हैंडल करना है। तो तीन तरीके से बच्चों इसको हैंडल किया जा सकता है। या तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंटर करेगा, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंटर करेगा, या एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा। तीन तरीके हैं, तीन तरीके हैं पायरुविक एसिड के एंट्री का। या तो लैक्टिक एसिड में चला जाएगा, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चला जाएगा, या एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। लेकिन यह कब जाएगा, तो बच्चों ये लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कब जाएगा, ये होगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा सेल में तब। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन नहीं होने के कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पायरुविक एसिड को, तो इट विल रिमेन इन साइटोप्लाज्म। ये कहां रह जाएगा, अगर पायरुविक एसिड बनने के बाद ऑक्सीजन सेल में नहीं है या एब्सेंट है, एनारोबिक सेल है वो, तो ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो कहां रह जाएगा, साइटोप्लाज्म में रह जाएगा, और वो एनारोबिक कंडीशन में आ जाएगा। तो ये ऐसा कहां होता है, एनारोबिक कंडीशन रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे मिनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सब जिसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी आते हैं। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा। और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप मैंने आपको बताया है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये दोनों प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में रह जाएगा और वहां से एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर जाएगा, और या तो लैक्टिक एसिड बना लेगा, नहीं तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल बना लेगा, इथेनॉल। लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल गया तो वो शुरू करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों। और अगर ऑक्सीजन मिला तो ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। साइटोप्लाज्म से कहां चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा, और इस दौरान हम कहेंगे कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर गया। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो अलग अलग पाथवे शुरू करेगा। तो यहां पे आपको फेट कैसे डिसाइड हो रहा है बच्चों, तो दो बातें, एक तो सेल की जरूरत के आधार पे कि सेल को कैसी जरूरत है, और दूसरा ऑक्सीजन है या नहीं। और ये मेन फैक्टर होता है बच्चों, ऑक्सीजन है या नहीं है, जो कि फेट को डिसाइड करता है। ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर जाएगा, जिस दौरान वो साइटोप्लाज्म से निकलकर, साइटोप्लाज्म से चलकर कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा और वहीं पे फर्मेंटेशन शुरू कर देगा, या तो अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या डिपेंड करेगा किसमें जाएगा, ये सेल टाइप पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। तो ये तो बात हो गई बच्चों फेट ऑफ पायरुवेट की। तो हम ये मान के चल रहे हैं, अभी जो प्रोसेस आगे डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ये हम मान के चल रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन मिल गया और वो पायरुविक एसिड एंटर कर जाएगा किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन की। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, तो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए जो पायरुविक एसिड है, जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, उसे अब ट्रांसपोर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचना होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा तब ये माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग पाथवे में एंटर करेगा बच्चों। और वो पाथवे कौन कौन सा है, तो क्रूशियल इवेंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाला है वो तीन स्टेप में बंटता है बच्चों। एक होता है लिंक रिएक्शन, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप के दौरान होगा जिसे हम कहते हैं ईटीएस। ये कब होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब ये मॉलिक्यूल्स जाएंगे, इसके जो NADH2 और FADH2 हैं, इन दोनों के दौरान बनेंगे, तो उसको ETS में भेजा जाएगा और उस दौरान ATP जब बनेगा तो हम उसी प्रोसेस का नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ओवरऑल हम कह सकते हैं बच्चों कि पहला स्टेप तो हुआ ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होगा, और उसके बाद जो आगे का पाथवे होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और उसमें सबसे पहला कौन सा स्टेप होगा? लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल और देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हम लोग अब नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं बच्चों लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्या होता है बच्चों? तो लिंक रिएक्शन एक ऐसा पाथवे होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुविक एसिड पहुंच जाएगा तो उसको बदला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यह प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेन पाथवे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो होता है क्रेब्स साइकिल, जहां से मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट होना है। तो उस क्रेब्स साइकिल में एंट्री एसिटाइल कोएंजाइम ए का होता है। तो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलना जरूरी है, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला एक लिंक रिएक्शन चलता है जिसमें पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट होता है स्टार्टिंग प्रोडक्ट और स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से हम लोग क्रेब्स साइकिल की शुरुआत मानते हैं क्योंकि वही एंटर करता है। इसलिए इस लिंक रिएक्शन का नाम लिंक क्यों कहा गया? क्योंकि यह ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को क्या करता है बच्चों? जोड़ता है। ये होता कहां है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इस प्रोसेस में क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कि पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है किस एंजाइम के कारण? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए लगता है बच्चों जब एक वैसा कोई एंजाइम जब एक से ज्यादा प्रोटीन से बना है। तो एक से ज्यादा प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम है जो कि एक साथ एक ही स्टेप में दो काम करता है बच्चों, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन इन अ सिंगल स्टेप। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब बहुत होता है बच्चों हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का निकालना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और उसी दौरान CO2 भी रिलीज होता है। इसलिए इस स्टेप को हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं कि हाइड्रोजन को निकालकर क्या किया जाएगा? ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा और साथ साथ CO2 भी रिलीज करवाया जाएगा। इसलिए इस स्टेप को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और ये एक सिंगल स्टेप में होता है। ये जो एंजाइम है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और इसके रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है क्योंकि एक ही स्टेप में बहुत सारा काम कर रहा है। तो ये एक एंजाइम बच्चों जिसको 5 कोफैक्टर की जरूरत होती है। 5 कोफैक्टर, जिसमें पहला Mg+2 आयन, दूसरा लाइपोइक एसिड, तीसरा TPP शॉर्ट में कहते हैं जिसे नाम देते हैं थाइमिन पैरोफॉस्फेट, चौथा NAD+ और पांचवा कोएंजाइम ए। ये 5 कोफैक्टर्स होते हैं बच्चों। इस 5 कोफैक्टर्स में से एक कोफैक्टर इनऑर्गेनिक मेटल आयन होता है Mg+2 आयन, बाकी चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 5 कोफैक्टर्स में से कितने ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो 4। और कौन सा ऐसा है अकेला जो कि इनऑर्गेनिक फैक्टर होता है, इनऑर्गेनिक मेटल आयन होता है? तो Mg+2 आयन। बाकी चारों लाइपोइक एसिड है, थाइमिन पैरोफॉस्फेट है, NAD+ है और कोएंजाइम ए है। ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये एंजाइम 5 को फैक्टर अगर मिल जाएगा एंजाइम को तो ये क्या करेगा? अपना पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें बच्चों? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा तो ये यहां पे ये एंटर कर जाएगा किसमें बच्चों? क्रेब्स साइकिल में। तो देखते हैं कि कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। यहां पे बच्चों एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का लिया गया, तो लेकिन आपको याद रखना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है, बनता है एंड प्रोडक्ट में। तो एक मॉलिक्यूल जो समझ रहे हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे तो 2 मॉलिक्यूल के लिए निकल जाएगा।
तो एक पायरुविक एसिड के लिए एक कोएंजाइम है, एक NAD+, Mg+2 आयन, और बाकी जो दूसरे कोफैक्टर्स हैं कौन कौन बचे, TPP और लाइपोइक एसिड, ये सब मिलता है। मींस यहां पे TPP और लाइपोइक एसिड भी बच्चों आएगा, तो 5 कोफैक्टरिंग कंप्लीट होते हैं कोएंजाइम में, NAD+, Mg+2 आयन, TPP, लाइपोइक एसिड। ये पांचों कोफैक्टर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को मिलेगा बच्चों, तो देखो आप ये एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। अब बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। 3 कार्बन में से एक कार्बन के रूप में CO2 निकलता है। तो फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे पहली बार डिकार्बोक्सिलेशन कौन से स्टेप में होता है, तो आप कहेंगे लिंक रिएक्शन के दौरान। पहला CO2 यहां पे इवॉल्व हुआ, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी CO2 इवॉल्व नहीं हुआ है, तो CO2 इवॉल्व हुआ, तो एक कार्बन की कमी आई, जिसके कारण अब ये एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है एसिटाइल ग्रुप में, तो हम कहेंगे 2 कार्बन। तो एसिटाइल कोएंजाइम A में, कोएंजाइम A तो कोफैक्टर है बच्चों, एसिटाइल ग्रुप होता है जिसके पास कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। तो 3 कार्बन के रिएक्शन से एक 2 कार्बन का कंपाउंड बना और एक CO2 निकल गया, और साथ साथ आप देखो NAD+ कन्वर्ट होता है NADH2 में, और ये हाइड्रोजन कहां से निकला है, ये हाइड्रोजन पायरुविक एसिड से ही निकला है। तो बच्चों इस पायरुविक एसिड का 2 तरीके से ट्रीटमेंट हुआ यहां पे इस एंजाइम के द्वारा। पहला, यहां से हाइड्रोजन निकाला गया तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरा CO2 निकाला गया तो हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसलिए इस पाथवे का नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना है बच्चों, ये जैसे ही बनेगा, नाउ इट इज रेडी टू एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। अब ये रेडी हो गया, मींस एसिटाइल कोएंजाइम A अब रेडी है कि वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाए, क्योंकि ये प्रोसेस कनेक्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल को। इसलिए हम लोग इसे लिंक रिएक्शन कहते हैं या गेटवे रिएक्शन, इसे ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। ट्रांजिशन का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया। तो हम कह सकते हैं पायरुविक एसिड एक साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्ट में बदलता है इस पाथवे के दौरान। क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में बना है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट को माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्ट में बदलना ट्रांजिशन रिएक्शन कहलाता है बच्चों, क्योंकि ये ट्रांजिशन चेंज करवा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम इसे लिंक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ रहा है। क्यों कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, और CO2 भी साथ साथ निकल रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन। और तीसरा ट्रांजिशन, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्ट में। गेटवे रिएक्शन क्योंकि इसी के कारण एंट्री मिल रही है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। तो इस तरह से ये जोड़ता है। और इसी तरह से कह सकते हैं बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, एसिटाइल कोएंजाइम एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच में। तो हम यहां तक कह सकते हैं बच्चों कि आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि क्या होता है लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसी को एंट्री मिलती है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इस पाथवे को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट H.A. क्रेब्स थे, जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इस पूरे पाथवे को डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, H.A. क्रेब्स, और उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इसलिए इनके नाम पे इस पाथवे का नाम क्रेब्स साइकिल कहा जाता है बच्चों। इस पाथवे को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इस पाथवे को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं कि जो पहला कंपाउंड पाथवे इस पाथवे में बनता है बच्चों वो सिट्रिक एसिड होता है, जो 6 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। तो फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा इस पाथवे का वो कौन सा होगा, सिट्रिक एसिड। इसलिए इस पाथवे का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इस पाथवे को हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है बच्चों कि जो सिट्रिक एसिड है, जो फर्स्ट कंपाउंड बना सिट्रिक एसिड, उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, COH ग्रुप 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इसलिए नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। इसलिए पूरे पाथवे को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। तो सिट्रिक एसिड के बेसिस पे सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं
इसलिए इस पाथवे का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। लेकिन आप याद रखें बच्चों कि हम ये नहीं के माने कि केवल सिट्रिक एसिड के पास ही 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कुछ और भी इंटरमीडिएट्स हैं जिनके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसलिए इस पाथवे का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इस पाथवे में बच्चों एंटर कौन करता है, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है। लेकिन इस पाथवे का अगर पूछा जाए फर्स्ट मेंबर कौन है, इस पाथवे का फर्स्ट मेंबर जो साइकिल में पहले से प्रेजेंट होगा वो होता है बच्चों ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ता है, इसलिए हम इसे एसिटाइल कोएंजाइम का फर्स्ट एक्सेप्टर मानते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें वो 4 कार्बन के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है, जिसके कारण एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है बच्चों, जिसे नाम हम देते हैं सिट्रिक एसिड। इसलिए फर्स्ट कंपाउंड सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है। तो 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में, जिस कारण से 6 कार्बन का एक सिट्रिक एसिड बनता है, जो आगे हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट मेंबर होता है बच्चों जो 4 कार्बन का है। और साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोबारा ऑक्जेलो एसिटिक इस पाथवे के अंत में बन जाता है, रीजनरेट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये पूरा का पूरा पाथवे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कहां होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जहां पे कि सभी एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्रेब्स साइकिल के पाए जाते हैं, केवल एक एंजाइम को छोड़कर, जिसका नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है बच्चों। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, इसलिए उसे हम मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम भी कहते हैं। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़कर बाकी जितने भी एंजाइम हैं क्रेब्स साइकिल के, वो सब के सब कहां पाए जाएंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं क्रेब्स साइकिल का जो मैकेनिज्म है कि कैसे ये क्रेब्स साइकिल पूरा होता है। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि जो एंड प्रोडक्ट है लिंक रिएक्शन का वो कौन था, एसिटाइल कोएंजाइम में। क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम में, जिसके पास 2 कार्बन है। अब होगा क्या बच्चों, तो देखो फर्स्ट मेंबर इस पाथवे का कौन है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का है। फर्स्ट मेंबर इस पाथवे का कौन है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये यहां से एसिटाइल कोएंजाइम में से एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा और कोएंजाइम ए निकल जाएगा। इस पाथवे में एसिटाइल ग्रुप एंटर करेगा और कोएंजाइम ए निकल जाएगा, और साथ साथ एक वाटर भी एंटर करता है। और ये पूरा का पूरा पाथवे जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के मैकेनिज्म के कारण होता है, एक्टिविटी के कारण होता है, और ये कंडेंसिंग रिएक्शन कहा जाता है बच्चों। कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। इस कारण से पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों कितने कार्बन का बन रहा है, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का बन रहा है। तो 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर जो एसिटाइल ग्रुप है वो जुड़ेगा, और वो एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा यहां पे, तो सिट्रिक एसिड बनेगा फर्स्ट कंपाउंड। और ये प्रोसेस कैसा है बच्चों, सिट्रेट सिंथेज के कारण हुआ है, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है कि ये कंडेंसेशन यहां पे हो रहा है। अब जब सिट्रिक एसिड बन जाएगा बच्चों, तो सिट्रिक एसिड के बाद बनाना क्या है, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड बनाना होता है। तो आइसोसिट्रिक एसिड बनाने के लिए ये जो एंजाइम एकोनिटेज है, देखो ये 2 स्टेप यहां पे दिख रहा है, लेकिन इस दोनों स्टेप को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, अकेला एंजाइम एकोनिटेज। यही एंजाइम क्या करता है, रीअरेंज करता है इस मॉलिक्यूल को, सिट्रिक एसिड को। आप देखो पहले वाटर निकाला और फिर उसी वाटर को ऐड कर दिया, तो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज किया, जिसके कारण सिट्रिक एसिड बदल जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में। कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहां पे एक तरह का रीअरेंजमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, सिट्रिक एसिड बदल रहा है किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड में, जिसमें कि एकोनिटेज अकेला एंजाइम ही दोनों प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। पहले वाटर इससे निकलवा रहा है और फिर उसी वाटर को ऐड कर दे रहा है। तो एकोनिटेज की मदद से यहां पे आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। अब आइसोसिट्रिक एसिड बच्चों जब बन जाएगा, तो अगले पाथवे में, अगले स्टेप में यहां पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से यहां पे हाइड्रोजन निकाला जाएगा। किससे, आइसोसिट्रिक एसिड से। और हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन स्टेप है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। आप देखो हाइड्रोजन निकला, इससे हाइड्रोजन लेकर किसको दिया जाएगा, NAD+ को, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NAD+ बदल जाएगा किसमें, NADH2 में। तो हाइड्रोजन निकाला जाएगा बच्चों, जिसके कारण क्रेब्स साइकिल के दौरान
पहला ऑक्सीडेशन स्टेप आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज करवाता है, जिसके कारण आइसोसिट्रिक एसिड बदल जाता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में। तो दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब जब ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बन गया तो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का है। यह ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड पे रिएक्ट करेगा कौन? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम रिएक्ट करने के कारण यहां पे एक CO2 रिलीज होगा बच्चों। यहां से एक कार्बन को CO2 के फॉर्म में रिलीज करवा दिया जाएगा। तो फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप क्रेब्स साइकिल का कहां पे हो रहा है? इस स्टेप में। कौन करवा रहा है? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो डीकार्बोक्सिलेशन के कारण, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी के कारण यहां पे बनता है एक 5 कार्बन का इंटरमीडिएट, जिसका नाम है बच्चों अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो 6 कार्बन का कंपाउंड यहां पे पहले बना था, और 6 कार्बन के कंपाउंड से पहले हाइड्रोजन निकाला गया और फिर कार्बन CO2 के रूप में निकला। तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बताया था आपको कि पूरे पाथवे में हमें करना क्या है? हाइड्रोजन को निकालना है, और उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन जो बचेगा उसको CO2 के रूप में निकालना है। यहीं पे यहां पे उसी पाथवे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हाइड्रोजन निकाल लिया, कार्बन और ऑक्सीजन बच गया, CO2 के रूप में रिलीज हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। तो यहां पे बना क्या? 5 कार्बन का पहला इंटरमीडिएट बना। अब यहां पे याद रखना बच्चों, पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्वेश्चन आता है इससे, पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में अकेला 5 कार्बन का इंटरमीडिएट कौन होता है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसके अलावा दूसरा कोई भी 5 कार्बन का इंटरमीडिएट नहीं बनता है। आपको 6 कार्बन के बहुत सारे इंटरमीडिएट मिलेंगे, 3 कार्बन के मिले, 4 कार्बन के आगे मिलेंगे, 2 कार्बन का भी एक इंटरमीडिएट मिलता है, लेकिन 5 कार्बन का अकेला इंटरमीडिएट कौन है बच्चों? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, अब इसको कन्वर्ट किया जाता है बच्चों सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। किसमें? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में बदलने के दौरान यहां पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये जो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये उसी तरह का एंजाइम है जैसा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स था। उसको भी 5 कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट थी, सेम कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट इस एंजाइम को भी है। इसको भी मैग्नीशियम +2 आयन, TPP, लाइपोइक एसिड, NAD+ आप देखो कंज्यूम के यहां पे लग रहा है, कोई एंजाइम ए यूज हो रहा है। तो जो 5 कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट थी बच्चों, वो रिक्वायरमेंट यहां पे भी है। इसलिए इस स्टेप में आप देखोगे कि यहां पे लिंक रिएक्शन में हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते थे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के फंक्शन के कारण। ये स्टेप भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कहलाता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो पूरे क्रेब्स साइकिल का पूछा जाए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कौन सा है, तो हम कहेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो क्यों कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन? क्योंकि इस दौरान ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है। आप देखो कैसे, NAD+ आया बच्चों, NAD+ से को हाइड्रोजन दिया गया तो क्या बन गया? ये NADH2। तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से निकाला गया? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से। तो हाइड्रोजन निकालकर NAD+ को दिया गया, तो यहां पे NADH2 बना, और साथ साथ आप देखो CO2 भी इवॉल्व हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन भी हुआ और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। इसलिए 5 स्टेप को हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। तो ये स्टेप होते ही ये किस में बदल जाएगा? आप देखो बच्चों, यहां तक 5 कार्बन था, एक और कार्बन लॉस हो गया, तो हम कहेंगे अब कितने कार्बन का कंपाउंड बचा? 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना। अब आप देखो यहां तक इस एसिटाइल ग्रुप के पास, इस एसिटाइल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन था जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर किया था। अब इस 2 कार्बन को CO2 के रूप में रिलीज करना था, CO2 के रूप में रिलीज करना था। तो पहला डीकार्बोक्सिलेशन यहां पे, जिस दौरान ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटो बन रहा है, और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन यहां पे हुआ जिसके कारण एसिटाइल ग्रुप का दोनों कार्बन रिलीज हो गया। तो हम कहेंगे यहां पे ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड का हो जाता है। अब यहां के बाद जो पाथवे होता है बच्चों, रीजनरेशन का स्टेप शुरू होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के लिए। इस दौरान क्या होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम से बदला जाता है सक्सिनिक एसिड को बच्चों, जहां पे एक एंजाइम काम करता है थायोकाइनेज।
अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड जब बनेगा तो यहां पे एक कोफैक्टर चाहिए जीडीपी। ये जीडीपी यहां से फास्फोरस को ऐड करवाता है और ये किसमें कन्वर्ट करता है, जीटीपी में। लेकिन यहां पे एक कपल रिएक्शन होता है बच्चों, साथ साथ चलने वाला। एनसीईआरटी पढ़ोगे पेज नंबर 232, तो वहां पे एक स्टेटमेंट दिया है कपल रिएक्शन। ये एक प्रोसेस है बच्चों सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का, मतलब बिना ईटीएस में गए हुए एटीपी बन जाना। तो पूरे क्रेब्स साइकिल में यही एक स्टेप है बच्चों जहां पे बिना ईटीएस में गए हुए एटीपी बनता है, जहां पे क्या बनता है पहले, जीटीपी, एंड दिस जीटीपी इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू एटीपी। अब आपके दिमाग में बात आएगी कैसे। तो इस ट्राइफॉस्फेट के ये जो जीडीपी था, ये जीडीपी जीटीपी में बदला। अब जिस ट्राइफॉस्फेट बना, अब ट्राइफॉस्फेट ने अपना फास्फोरस किसको दे दिया, एडीपी को, जिसके कारण एटीपी में बदल गया। और ये एक फास्फोरस देकर फिर से जीडीपी में बदल जाता है। तो जीटीपी बनता तो है लेकिन तुरंत वो एक कपल रिएक्शन के कारण तुरंत अपने आप को एटीपी में बदल देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जीटीपी तुरंत एटीपी में बदल जाता है, इसलिए हम इसको एटीपी के रूप में ही मानते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। और यहां पे थायोकाइनेज नाम का एंजाइम काम करता है और इस दौरान कोएंजाइम ए जो इस स्टेप में लगा था वो रिलीज हो जाता है। अब ये तो बात हो गई बच्चों, सक्सिनिक एसिड बन गया। अब सक्सिनिक एसिड से बनता है फ्यूमेरिक एसिड। अब यहां पे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम काम कर रहा है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे शॉर्ट में एसडीएच भी कहा जाता है बच्चों। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जिसे कि शॉर्ट में एसडीएच भी कहते हैं, और ये एसडीएच इनर मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। क्वेश्चन आता है इससे कि कौन सा एंजाइम क्रेब्स साइकिल का है जो कि इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, तो हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बाकी जितने भी एंजाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबके सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहां पे ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जब बच्चों काम करेगा तो यहां पे जो इसका कोफैक्टर होता है एफएडी प्लस होता है। ये एफएडी प्लस यहां से हाइड्रोजन निकालेगा और ये एफएडीएस2 में बदल जाएगा। तो एफएडीएस2 का बनना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है बच्चों, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकाला जा रहा है। अब हाइड्रोजन यहां से निकला, एफएडी प्लस में से के पास गया और एफएडीएस2 बन गया, और जो कंपाउंड बना दैट इज फ्यूमेरिक एसिड। अब ये फ्यूमेरिक एसिड बच्चों, अब यहां पे एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल के ऐड होते ही ये फ्यूमेरेज एंजाइम के कारण मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। अब ये मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, अब ये मैलिक एसिड में बदला तो यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल और लगता है और एक वाटर मॉलिक्यूल लगते ही ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड बच्चों अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन शो करेगा और ऑक्सीडेशन के थ्रू आप देखो NAD+ यहां पे NADH2 में बदलेगा। तो जो NAD+ है बच्चों वो किस में बदल रहा है, NADH2 में। तो यहां पे फिर से एक ऑक्सीडेशन का स्टेप देखने को मिलता है और ऑक्सीडेशन के कारण क्या रीजनरेट हो गया, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बच्चों काम कर रहा है और इस कारण ऑक्जेलोएसिटिक एसिड दोबारा रीजनरेट हो जा रहा है। तो आपने देखा यहां पे कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से पाथवे शुरू हुआ और दोबारा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड रीजनरेट हो गया। इसी पूरे पाथवे को बच्चों हम लोग नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। अब इस क्रेब्स साइकिल के दौरान ठीक है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से ये पाथवे शुरू हुआ और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पे कंप्लीट हुआ, इसलिए हम इस पूरे पाथवे को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन एक बार इसे शॉर्ट में समझे कि आखिर इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या, तो हम कहते हैं इस प्रोसेस के दौरान NADH2 बना, सारे हाइड्रोजन निकाले गए, एसिटाइल को ग्रुप के पास जो भी हाइड्रोजन था उसको निकाला गया, बाकी जो कार्बन बचा उसको CO2 के रूप में रिलीज करवाया गया। तो अगर बात आती है कि ये जो ग्रुप, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये पाथवे में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड शुरू हुआ और फिर कहां खत्म हुआ, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। इस पाथवे में आप देखोगे वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ है बच्चों। तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे कंज्यूम होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल आप जो यहां पे थायोकाइनेज की एक्टिविटी देख रहे हो कि यहां पे कंज्यूम होता है, दिखाई नहीं देता है बच्चों, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ आता है। यहां पे एक कंज्यूम होता है और उसके साथ साथ एक तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो कभी पूछा जाए क्रेब्स साइकिल में कितने वाटर मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट हुआ, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है। तो बच्चों ये एक मॉलिक्यूल के लिए था एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि टोटल 6, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए डिस्कस किया हमने। तो 2 मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो
तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हर चीज को दुगुना करना पड़ेगा। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए कितने NADH2 बने? हम अगर बात करें कि फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो आप देखो 3 NADH2 आपको बनता हुआ दिखेगा। 3 NADH2 बच्चों बनता हुआ दिखेगा। कैसे? देखिए, पहला NADH2, दूसरा NADH2 और तीसरा NADH2। तो 3 NADH2 आपको बनता हुआ बच्चों दिखाई देगा। फिर क्या हुआ इस पाथवे में? आपको पूरे पाथवे में एक FADH2 भी बनता हुआ दिख रहा होगा। आप देखो यहां पे एक FADH2 बनता हुआ दिख रहा है। तो 3 NADH2, एक FADH2, फिर एक GTP जो कि बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी बनता हुआ दिखाई देगा, वो भी दिख रहा है आपको यहां पे। इसके साथ साथ और क्या हुआ? तो 2 CO2 मॉलिक्यूल, जो 2 कार्बन था बच्चों, वो 2 CO2 मॉलिक्यूल भी इवॉल्व हुआ है। तो इस एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए कैलकुलेट करें, जो कि इस क्रेब्स साइकिल में एक क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन में एंटर करता है, तो हमें 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP बनते हुए दिखते हैं, और साथ साथ 2 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब बच्चों इसी चीज को पायरुविक एसिड से कंपेयर करें कि पायरुविक एसिड जो कि लिंक रिएक्शन है, ये पाथवे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है। ये पाथवे कहां हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड जब आया था, अगर उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो आपसे लिंक रिएक्शन में पूछा जाए तो एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का अगर एंटर करता है तो हम कहेंगे एक NADH2 और एक CO2 रिलीज हुआ था, क्योंकि ये एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है और ये एसिटाइल कोएंजाइम में बदला था। तो लिंक रिएक्शन में एक NADH2 बना और एक CO2 रिलीज हुआ। अगर क्रेब्स साइकिल की बात की जाए तो क्रेब्स साइकिल में क्या क्या हुआ बच्चों? तो आप देखोगे कि क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन था, तो 2 कार्बन CO2 के रूप में रिलीज हो गया, 3 NADH2 बना, एक FADH2 बना और एक GTP भी बन रहा है। तो ये इस प्रोसेस में हो रहा है। तो इस पूरे पाथवे में हुआ कि अगर यहां से पायरुविक एसिड से बात करें कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बना। हमने यहां पे एक पायरुविक एसिड की बात की, तो एक पायरुविक एसिड से बताओ बच्चों कितने NADH2 बने हैं? 4 NADH2, 3 यहां पे और एक यहां पे। कितने FADH2 बने? एक पायरुविक एसिड से एक FADH2। कितने GTP बने? एक GTP बने। तो एक पायरुविक एसिड अगर एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इतने आपके मिलेंगे कंपाउंड्स जो कि ऑक्सीडेशन और SLP से बना है, और साथ साथ आप देखो 3 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। तो एक पायरुविक एसिड में बच्चों कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे। यहां पे आप देखो ये 3 कार्बन थे यहां पे, और वो 3 कार्बन 3 CO2 के रूप में निकल गया। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसी को कहते हैं, जितने भी कार्बन थे सबके सब निकल जाए और बचा हुआ हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहां पे एक्सेप्ट कर ले। तो एक मॉलिक्यूल से जब ऐसा होगा तो 2 मॉलिक्यूल से आप इसको जस्ट डबल कर दो। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का जो ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट में बना था, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा? 8 NADH2 होगा, 2 FADH2 बन जाएगा और 2 GTP बन जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब NCERT ने एक लाइन दिया, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो उम्मीद है कि आपको ये लाइन समझ में आया होगा कि पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो उसके जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सबको धीरे धीरे करके हम निकाल लेते हैं। यहां पे कुछ निकला, यहां पे कुछ निकला, यहां पे कुछ निकला, कुछ NADH2 कुछ FADH2 के रूप में, और बचा हुआ जो कार्बन है वो किस रूप में निकल रहा है? CO2 के रूप में इवॉल्व हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम रेस्पिरेटरी चेन या एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस मानते हैं। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते किसको हैं? तो ये अभी तक हम लोगों ने जो क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा कि जो NADH2 और FADH2 बन रहा है ऑक्सीडेशन के दौरान, उन NADH2 और FADH2 का बच्चों यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए इस प्रोसेस में ETS एक बहुत सारे प्रोटीन्स के मिलने का ग्रुप है बच्चों, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे चलता है। तो ETS
माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ऑपरेट होने वाला प्रोटीन के आपस में फंक्शन करते हुए इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना क्या कि वहां पे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अभी तक हुआ क्या था बच्चों, तो ग्लूकोज टूटा था पायरुविक एसिड में और पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाकर एसिटाइल कोएंजाइम में और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है और सब जगह से लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में CO2 निकला और उस दौरान NADH2 और FADH2 बने और ग्लाइकोलाइसिस में भी जो NADH2 बना है उन सभी NADH2 और FADH2 के हाइड्रोजन को यहां पे लाकर रखा जाता दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और उस हाइड्रोजन से फिर एनर्जी निकालने की कोशिश की जाती है। इसी प्रोसेस का नाम हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बच्चों। तो ETS इज अ चेन ऑफ सम हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इस पूरे प्रोसेस में होते कौन है, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। इस दौरान होता क्या है, तो इन दिस सिस्टम ऑल द रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स, जो एक्सेप्टर्स हैं जो कि NADH और FADH2 के रूप में कन्वर्ट होते हैं, कहां से, NAD+ और FAD+ से, वो आते हैं ETS में एंड दे रिलीज दियर हाइड्रोजन, अपने हाइड्रोजन को रिलीज करके दोबारा वो NAD+ और FAD+ में बदल जाते हैं ताकि अगला क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन चल सके और ग्लाइकोलाइसिस चल सके। फ्री होना जरूरी है, इसलिए जो बच्चों जो फ्री थे NAD+, ये NAD+ या FAD+ जो थे उनको हाइड्रोजन दिया गया पूरे पाथवे में ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के दौरान। अब ये जब हाइड्रोजन लेंगे ग्लूकोज के, तो हाइड्रोजन लेने के बाद ये कन्वर्ट हुए NADH2 या FADH2 में, तो हम लोग NADH2 की बात कर रहे हैं। अब बच्चों क्या होगा, इस हाइड्रोजन को ये रिलीज कर ये कहां पहुंचा देंगे, ETS में डाल देंगे और फिर ये एंटर कर जाएंगे अगले हाइड्रोजन के एक्सेप्ट करने में। यही पूरा प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस के दौरान ये जो हाइड्रोजन जो ETS में जाता है बच्चों, अब वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत होती है और इस प्रोसेस में आप देखोगे कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है NADH2 और FADH2 का। तो इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं सबसे लास्ट में कि ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। हाइड्रोजन इसने पहले ये रिड्यूस होता है, NAD+ हाइड्रोजन लेकर रिड्यूस होता है, लेकिन ETS में आकर ये हाइड्रोजन जब रिलीज कर देता है, यहां पे हाइड्रोजन जब ETS के पास दे देता है ये, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान बच्चों हम कहते हैं कि ATP एंड H2O का, जिसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। कैसे ATP बनता है और कैसे मेटाबॉलिक वाटर बनता है, तो इस चीज को हम लोग एक डायग्राम से डिस्कस करेंगे जो कि NCERT के 233 पेज नंबर पे दिया हुआ है 11th में। अब बच्चों ये डायग्राम जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, उनका अरेंजमेंट है बच्चों। आप देखोगे ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रिप लगा है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये इसके अंदर मैट्रिक्स का एरिया है बच्चों, जहां पे कि क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन ऑपरेट हुआ है। और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है जिसके बाहर एक लाइनिंग आप खींचोगे तो वो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, तो हम लोग जो बच्चों ये जो डिटेल समझ रहे हैं, आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, ये इसी का इनलार्ज्ड व्यू है, इसी का इनलार्ज्ड व्यू है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का एलिमेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो पोर्शन है बच्चों ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और ये एरिया, ये जो एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है ये मैट्रिक्स का है। तो यहां पे मैट्रिक्स है, आपको जूम करना, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। अब इसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं बच्चों, जिसको कि हम 5 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ETS में कितने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन काम करते हैं? 5, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 का नाम देते हैं। लेकिन अरेंजमेंट बच्चों थोड़ा अलग होता है। नाम कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 देते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे इसके अरेंजमेंट को तो आप देखेंगे कि पहले कॉम्प्लेक्स 1 दिखाई दे रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 दिखाई देता है, फिर कॉम्प्लेक्स 2 दिखाई देता है, फिर कॉम्प्लेक्स 4 होता है और फिर कॉम्प्लेक्स 5।
तो ये कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 4 और ये कॉम्प्लेक्स 5। हर किसी का अलग अलग नाम है बच्चों। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH2 डिहाइड्रोजिनेज नाम दिया जाता है, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज नाम दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है, क्योंकि यहां पे दो तरह के प्रोटीन आगे देखेंगे। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या FADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी नाम दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम ATP सिंथेटेज, जिसमें कि F0 F1 पार्ट भी दिखाया जाता है। तो ये बच्चों जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये F0 पार्ट है और ये F1 पार्ट है जो कि मैट्रिक्स की तरफ एक्सपोज्ड होता है। तो ये तो अलग अलग प्रोटीन्स हैं बच्चों। अब आपको मैंने बताया कि इन पांचों प्रोटीन के मिलने से ही ग्लूकोज से जो हाइड्रोजन निकाला गया है उस हाइड्रोजन से अब एनर्जी निकालने की कोशिश की जाती है यहां पे, और इसी पाथवे का पूरा नाम हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग NADH2 की बात करते हैं कि NADH2 आखिर अपना हाइड्रोजन कैसे देता है और उस हाइड्रोजन के साथ ETS कैसे रिप्रेजेंट करता है, आगे बिहेवियर कैसे करता है। तो ध्यान से समझना है बच्चों, जो NADH2 है वो अपने हाइड्रोजन को देकर किस में बदल जाएगा, NAD+ में। दैट इज इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया NAD+। अब ये अलग नया क्रेब्स साइकिल, नया लिंक रिएक्शन में फिर से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। तो हाइड्रोजन लेगा, आएगा, हाइड्रोजन यहां देगा, फिर चला जाएगा। इसका काम ही बच्चों यही है, बार बार ये रीजनरेट होता रहेगा। अब ये जो हाइड्रोजन आया है बच्चों, अब ये हाइड्रोजन को दो पार्ट में तोड़ा जाता है, दो पार्ट में तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन है, दो पार्ट में तोड़ा जाएगा। एक तो 2H+ और दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये 2H+ पंप कर दिया जाएगा कहां, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इसको क्या कर दिया गया, भेज दिया गया बच्चों। और जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करता है FMN, जो इसका एक कंपोनेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है FMN, पूरा नाम है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने ले लिया। अब ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इस इलेक्ट्रॉन को फिर आगे पास करेगा जिसका कि नाम है FES प्रोटीन। ये FES है, FES आयरन सल्फर प्रोटीन को कहते हैं बच्चों। ये आयरन सल्फर प्रोटीन होता है FES। अब ये FES इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये FES इस इलेक्ट्रॉन को पास करेगा बच्चों UV क्यूनॉन को। किसको दे देगा, UV क्यूनॉन। UV क्यूनॉन एक हाइड्रोजन कैरियर होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, UV क्यूनॉन एक हाइड्रोजन कैरियर होता है। उसे क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन को क्या करता है बच्चों, एक्सेप्ट करता है। और यहां पे ये हाइड्रोजन ये लेगा कहां से, मैट्रिक्स से। ठीक उसी तरह से जैसे प्लास्टोक्विनोन था। प्लास्टोक्विनोन ही बच्चों एक तरह का हाइड्रोजन कैरियर होता है, लेकिन उसे मिला क्या था, इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी एक हाइड्रोजन कैरियर है लेकिन इसे मिला क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, मैट्रिक्स से H+ खींचेगा। मैट्रिक्स से H+ लेकर ये क्या में बदल जाएगा, UQH2 में। तो UV क्यूनॉन को दो इलेक्ट्रॉन मिला और ये UQH2 में बदल गया। किस में बदल गया, UQH2 में। अब बच्चों ये जो 2H+ है इसको किसने लिया, तो आपको मैं बता दूं NCERT में इस डायग्राम में दिखाया नहीं गया, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इस जो कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटीन है इसके पास कुछ बाउंड क्यूनॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बाउंड क्यूनॉन्स होते हैं। कुछ और भी तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो क्यूनॉन की तरह होते हैं। ये क्यूनॉन करते क्या है, ये हाइड्रोजन को, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो वो हाइड्रोजन को लेंगे और यहां पे पंप कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनके पास पहुंचेगा, ये जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो बीच में रास्ते में बाउंड क्यूनॉन के पास जाएगा और बाउंड क्यूनॉन ये हाइड्रोजन को जैसे ही ये कि इलेक्ट्रॉन आएगा बाउंड क्यूनॉन के पास, 2H+ लेगा और ये पंप हो जाएगा। इसलिए टोटल कॉम्प्लेक्स 1 से पूछा जाए कितने H+ पंप हुए, तो 4H+ पंप हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन पंप हो गया तो यहां तक कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या हुआ बच्चों, NADH2 ने NAD+ में हाइड्रोजन लिया, कॉम्प्लेक्स 1 ने हाइड्रोजन लिया और इस हाइड्रोजन को 2H+ को पंप कर दिया और इलेक्ट्रॉन को FMN के पास भेजा। FMN ने FES के पास भेजा, FES ने बाउंड क्यूनॉन के पास दिया, बाउंड क्यूनॉन उसको ट्रांसपोर्ट UV क्यूनॉन को देने के दौरान H+ को लिया और उसको ही पंप कर दिया। अब ये UV क्यूनॉन के पास पहुंचा। अब ये UV क्यूनॉन इस हाइड्रोजन को लेगा
मैट्रिक्स से और ये UqS2 में बदल जाएगा। अब ये UqS2 बच्चों अब इलेक्ट्रॉन किसको देगा? अब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास देगा। किसके पास? कॉम्प्लेक्स 3 के पास। किसको? साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी को अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा और एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा और एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास पहुंचा देगा। अब बच्चों ये जो H+ है इसके पास, इसको पंप करेगा, इसको हम समझते हैं, लेकिन इसके दूसरे पहले यहां तक तो बात आपको समझ में आई होगी NaDH2 के बारे में। अब इसी चीज को समझने के लिए बच्चों FADH2 के बारे में भी समझते हैं, क्योंकि पाथवे दोनों के लिए आगे चल के कॉमन हो जाता है। शुरुआत अलग अलग होती है लेकिन पाथवे आगे चल के कॉमन हो जाता है। तो NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 को अपना हाइड्रोजन दिया, इसलिए उसका नाम NaDH2 डिहाइड्रोजनेज। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन किसने लिया? NaDH2 से कॉम्प्लेक्स 1, इसलिए इसका नाम NaDH2 डिहाइड्रोजनेज। अब FADH2 से हाइड्रोजन कौन लेगा? अब बच्चों ध्यान दो, सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनने के दौरान मैंने क्रेब्स साइकिल में आपको बताया था कि यहां पे जो एंजाइम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, वो हाइड्रोजन वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है बच्चों, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स 2 भी यहां पे देते हैं। ये FADH2 डिहाइड्रोजनेज की तरह भी काम करता है। तो ये FADH2 डिहाइड्रोजनेज मतलब FADH2 जो बनेगा वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन को बाहर ही छोड़ देगा लेकिन FAD को इलेक्ट्रॉन पास कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन नहीं आ रहा है बच्चों, याद रखना, FADH2 अपना हाइड्रोजन इसके थ्रू पंप नहीं कर सकता। इसके पास हाइड्रोजन पंप करने की कैपेसिटी नहीं है, हाइड्रोजन बाहर में ही रुक जाएगा और इलेक्ट्रॉन FAD+ के पास आ जाएगा, जो कि इसका एक कोफैक्टर है। अब FAD+ इस इलेक्ट्रॉन को FES के पास भेज देगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। अब ये FES क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? UV क्विनॉन को। किसको देगा? UV क्विनॉन। और UV क्विनॉन को जब देगा ये इलेक्ट्रॉन, तो UV क्विनॉन फिर से बात वही आ जाएगी बच्चों, ये एक हाइड्रोजन कैरियर है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन लेगा। कहां से? मैट्रिक्स से H+ लेगा। अब ये H+ लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आया था, 2 H+ लेगा बच्चों और ये UqS2 में बदल जाएगा। अब जब UqS2 में बदलेगा तो ये UqS2 अब इलेक्ट्रॉन किसको देगा? साइटोक्रोम बी के पास। अब यहां से समझना बच्चों, NaDH2 ने अपना हाइड्रोजन जो लिया उसको पंप करने के बाद इलेक्ट्रॉन बी के पास दिया था और FADH2 ने भी इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा दिया? साइटोक्रोम बी के पास। एक इलेक्ट्रॉन फॉर सम पर्पस अपने पास UV क्विनॉन रख लेता है, उसके बारे में जानने की जरूरत आपको नहीं है, बस यहां पे समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को आगे पास करवा देगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन NaDH2 का आया और एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया बच्चों? FADH2 से आया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों हाइड्रोजन थे बच्चों, ये तो यहां पे आ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन कहां से? NaDH2 की तरफ से जो आया था, UV क्विनॉन में बनाया था, और FADH2 की तरफ से जो आया, ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ पंप होगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम बी से किसके पास आया? FES के पास आया। अब FES के पास जो इलेक्ट्रॉन आया, अब वो C1 के पास, साइटोक्रोम C1 के पास जाता है बच्चों। इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स 3 का नाम आपको साइटोक्रोम BC1 बताया था, क्योंकि इसके 2 प्रोटीन होते हैं, एक साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। ये दोनों प्रोटीन मिलकर एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एसोसिएटेड होते हैं हमेशा, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स कहते हैं बच्चों। एक से ज्यादा प्रोटीन अगर एक साथ जुड़े होते हैं तो हम उसके कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो आप देखो साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1 और FES, ये अलग अलग तरह के प्रोटीन एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, तो साइटोक्रोम बी और C1 नाम देते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 को, और ये यहां पे H+ पंप कर देगा। तो बी के पास जो इलेक्ट्रॉन यहां से आया था NaDH2 UV क्विनॉन होते हुए और FADH2 के थ्रू UV क्विनॉन होते हुए जो इलेक्ट्रॉन आया था, वो एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन FES के पास गया और FES से साइटोक्रोम C1 के पास आया। साइटोक्रोम C1 तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, अब इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों साइटोक्रोम C1 तक पहुंचा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 अब इस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 को देना है। ये कॉम्प्लेक्स 4 है बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स 4 को देने के लिए एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत होती है, जिसका नाम है साइटोक्रोम C। NCERT पढ़ोगे बच्चों तो दिस साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहा जाता है, विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर फेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, तो आउटर मेम्ब्रेन किधर की तरफ? बाहर की इस तरफ है, तो ये आउटर फेस की बात की जाती है बच्चों। तो साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये मेम्ब्रेन पे घूम सकता है
और उस दौरान वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसका नाम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर देते हैं। उसी तरह से यूवी क्यूनॉन भी बच्चों मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होता है, मोबाइल कैरियर होता है। अब ये साइटोक्रोम C1 किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम इस इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते हुए कहां पहुंचाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। आप देखो साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन आया था साइटोक्रोम C1 से, कहां पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स 4 के पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया। कॉम्प्लेक्स 4 के पास जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो सबसे पहले कॉपर, बच्चों कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 कॉपर सेंटर होता है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर होता है, कॉपर A एंड कॉपर B, आगे देखेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर A के पास पहुंचा, कॉपर A इस 2 इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम A को देगा, साइटोक्रोम A से A3 के पास जाएगा और A3 से कॉपर B के पास पहुंचता है। अब बच्चों ये कॉपर B इस इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, ये जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा बच्चों, ऑक्सीजन। और यहीं पे ऑक्सीजन का रोल है। हमने पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा बच्चों, लेकिन उसमें कहीं पे भी ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऑक्सीजन का रोल सबसे लास्ट में होता है फाइनल एक्सेप्टर के रूप में। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में कौन आता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर वाटर के रूप में कन्वर्ट करेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पास होगा, जब वाटर के पास जाना होगा, तो जब इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा उस दौरान इसके पास कॉम्प्लेक्स 4 के पास एक हाइड्रोजन पंप प्रोटीन होता है। ये हाइड्रोजन को क्या करता है, पंप कर देता है H+ को। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो बच्चों ये 2H+ को क्या करेगा, मैट्रिक्स से फिर लेके पंप कर देगा। अब जब पंप कर देगा, जिस दौरान पंप करेगा उसी दौरान इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हो रहा है, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, हाफ O2 के पास। तो दिस ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब बच्चों ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया, हाइड्रोजन मैट्रिक्स से लिया गया, और ये 2H+ और हाफ O2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और ये वाटर बनाएगा। इसी के बारे में बात की जा रही थी बच्चों की ये मेटाबॉलिक वाटर है। ये मेटाबॉलिक वाटर हमारे सेल के अंदर बना है, बाहर से हमने नहीं लिया, ये हमारे सेल के अंदर बना है, इसलिए हम इसका नाम मेटाबॉलिक वाटर देते हैं। तो मेटाबॉलिक वाटर बनेगा तो बच्चों एक NaDH2, अगर एक NaDH2 की बात करें तो एक NaDH2 अगर अकेले भी एंटर करेगा तो भी एक वाटर बनेगा, और अगर FADH2 ही अकेले एंटर करता है तो एक वाटर बनेगा। आपको याद रखना होगा इस चीज को कि अगर अकेला NaDH2 आता है इस पाथवे में, क्योंकि ये दोनों साथ में दिखाया गया है बच्चों, लेकिन अगर अकेला भी NaDH2 आता है तो एक वाटर बना देगा, और अकेला भी FADH2 आता है तो भी एक वाटर बनेगा। अब यहां पे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन चाहे NaDH2 का रहा हो या FADH2 का रहा हो, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, लेकिन यहां पे हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, और अल्टीमेटली साइटोक्रोम C से होते हुए यहां ऑक्सीजन तक पहुंचा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ बच्चों NaDH2 या FADH2 से, आपने देखा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे H+ मैट्रिक्स से लिए गए और कहां भेजे गए, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो क्या होगा बच्चों, डेवलप होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। याद करो केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एटीपी सिंथेसिस। तो एटीपी सिंथेसिस होने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना जरूरी है। आप देखो यहां से H+ को खींच के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजा गया है यूबी क्विनॉन की मदद से और कुछ बाउंड क्विनॉन की मदद से, और यह भी प्रोटीन मदद कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 भी। यहां से H+ लिया गया और इधर भेज दिया गया, तो ग्रेडियंट बनेगा कि नहीं, डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं H+ का। तो मैट्रिक्स में H+ कम हो जाएगा और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ ज्यादा हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। और ग्रेडियंट डेवलप होगा बच्चों, ग्रेडियंट डेवलप होगा तो वहां पे ग्रेडियंट तोड़ना जरूरी होगा, क्योंकि एंजाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं, प्रोटीन्स काम करना पे चेंज इन पीएच के कारण प्रोटीन्स को फंक्शन करना आसान नहीं होता। तो इस ग्रेडियंट को तोड़ना जरूरी है, और ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए यहां पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है बच्चों F0 F1 पार्टिकल, जिसे एटीपी सिंथेटेज भी कहा जाता है। अब ये एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा, H+ को निकालना शुरू करेगा।
H प्लस को बच्चों ये जितने भी H प्लस यहां पे जमे हुए हैं निकलना शुरू होगा, और जब ग्रेडियंट टूटता है तो मैंने आपको बताया था एनर्जी रिलीज होगी। ग्रेडियंट टूटेगा क्योंकि यहां पे भी जो प्रोटॉन पंप हो रहा है उसमें भी एनर्जी लगता है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एनर्जी देता है और H प्लस पंप करवाने में मदद करता है। तो ग्रेडियंट जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो जो इंजाइम है एटीपी सिंथेज F1 पार्ट के पास वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस होगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाया जाएगा, और इसी प्रोसेस का नाम बच्चों हम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और H प्लस बार बार एक एक करके निकलता चला जाएगा बच्चों यहां पे, और एटीपी बनता चला जाएगा। तो एटीपी बनने के लिए यहां पे अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे बच्चों, तो 2-2 H प्लस करके एटीपी दिखाया गया है यहां पे। तो आप देखोगे टोटल कितने H प्लस यहां पे जमा हो, कितने H प्लस के पेयर, 2 H प्लस एनसीईआरटी की बात माने तो 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ H प्लस यहां पे पंप हुए। इसका मतलब ये 5 पेयर H प्लस बाहर निकलेंगे। हर H प्लस के पेयर से बच्चों याद रखना, हर H प्लस के पेयर से 2 H प्लस से एक एटीपी बनेगा। तो हर 2 H प्लस से अगर एक एटीपी बनेगा तो टोटल कितने एटीपी बनेंगे, 5, क्योंकि 10 H प्लस से टोटल जमा हो रहा है, 5 पेयर हैं तो हर पेयर एक एटीपी बनाता है। तो फर्स्ट 2 H प्लस निकला, फर्स्ट एटीपी, सेकंड निकलेगा सेकंड एटीपी, थर्ड निकलेगा थर्ड एटीपी, फोर्थ निकलेगा फोर्थ एटीपी, और जब ये निकलेगा फिफ्थ तो फिफ्थ एटीपी बनेगा, 5 एटीपी बनेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम कैसे माने कि कौन सा NADH2 कितना एटीपी बना रहा है और FADH2 कितना एटीपी बना रहा है। तो बच्चों ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि NADH2 कितना H प्लस पंप किया और FADH2 कितना H प्लस पंप किया। आसानी से समझने के लिए आप देखो कितने प्रोटीन्स हैं जो कि NADH2 के कारण प्रोटॉन पंप कर रहे हैं। तो आप देखो NADH2 के कारण, अगर NADH2 की बात करें, अगर NADH2 अगर एंटर करता है अकेले, तो आप देखो इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 1 फंक्शन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 फंक्शन कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स 4 फंक्शन कर रहा है। 3 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर रहा है बच्चों। आप इसमें देखो कॉम्प्लेक्स 1 भी प्रोटॉन पंप कर सकता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी प्रोटॉन पंप कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स 4 भी प्रोटॉन पंप कर रहा है। तो बताओ ज्यादा पंप कौन करेगा। इसके लिए आपको FADH2 के लिए बात करनी पड़ेगी। तो जब FADH2 आएगा बच्चों तो कौन कौन सा प्रोटीन काम कर रहा है, आप देखो 1 काम नहीं कर रहा है, सीधे 2 से शुरुआत हो रही है इसकी, 2 3 भी काम कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स 4 भी काम कर रहा है। मतलब जब NADH2 आता है तो कॉम्प्लेक्स 1 भी काम करता है, 3 काम करता है और 4 काम करता है। लेकिन FADH2 आता है तो कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स 2 के पास प्रोटॉन पंपिंग एक्टिविटी है? नहीं है। तो FADH2 के कारण 2 ही प्रोटीन ऐसा है जो कि प्रोटॉन पंप कर रहा है, जबकि NADH2 के कारण 3 प्रोटीन ऐसे हैं जो कि इसके प्रोटॉन पंपिंग में मदद कर रहे हैं। ये भी प्रोटॉन पंप कर सकता है, ये भी और ये भी, जबकि FADH2 के पास 2 ही प्रोटीन ऐसे हैं जो प्रोटॉन पंप कर सकते हैं, ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो अगर हम कहें कि NADH2 के कारण 1 3 4 प्रोटीन काम कर रहा है प्रोटॉन पंप करने में, और FADH2 के कारण 2 3 4 प्रोटीन काम कर रहा है, लेकिन 2 इसमें प्रोटॉन पंप नहीं करता है, केवल 3 और 4 करता है। तो बताओ ज्यादा प्रोटॉन पंप कौन करेगा? तो ज्यादा प्रोटॉन पंप करने में, ग्रेडियंट बनाने में NADH2 मदद करेगा। इसलिए टोटल 5 ATP अगर सिंथेसाइज हो रहे हैं तो हम ज्यादा वेटेज किसको देंगे? ज्यादा ग्रेडियंट किसने बनाया, ज्यादा काम किसने किया प्रोटॉन पंप करने का? NADH2 ने। इसलिए आसानी से कैलकुलेट करना है तो बेटर है कि हम इसको मान ले NADH2 के कारण कि 3 ATP बना होगा NADH2 के कारण, और FADH2 के कारण हम लोग मान लें कि 2 ATP बनेगा। ये एज्यूम करना होगा बच्चों, ये मानना ही पड़ेगा कि NADH2 के कारण क्या होगा, 3 ATP बना है, और FADH2 के कारण 2 ATP बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस में बच्चों ग्रेडियंट बनता रहेगा और एटीपी ग्रेडियंट टूटेगा तो एटीपी बनता रहेगा। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों कि ETS क्या होता है, किस तरह से कोई सेल अपने अंदर एटीपी बनाते हैं
और यही कारण है बच्चों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हो रहा है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो एटीपी कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म है, और हर मैकेनिज्म जब भी एटीपी बनता है तो आपने देखा है ग्रेडियंट बनता है। तो उम्मीद है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो ईटीएस हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया उसी को शॉर्ट में कैसे याद रखना है उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों था ये कॉम्प्लेक्स 1, और कॉम्प्लेक्स 1 को अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था, NADH2। NADH2 आता है, अपना हाइड्रोजन इसको डोनेट करता है, और डोनेट करके प्रोटॉन को जो पंप करना था वो करके इलेक्ट्रॉन ये कॉम्प्लेक्स 1 में FMN के पास जाता था। अब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो किसके पास जाता है, तो कॉम्प्लेक्स 1 से ये इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन के पास आता था, और यूबीक्विनोन फिर इस इलेक्ट्रॉन को लेकर UqS2 बदलता था, और फिर प्रोटॉन पंप कर इस इलेक्ट्रॉन को किसको देता था, कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 में आपको मैंने बताया था कि साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 3 के पास ये इलेक्ट्रॉन जाता था, और कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C से होते हुए बच्चों कहां पहुंचता था, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और फिर ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस बच्चों मैंने पहले ही बताया कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है, जो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों को एक्सेप्ट करता है, और फाइनली क्या बनता है, वाटर, जो कि मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। तो आप देख सकते हो, अगर NADH2 की बात करनी हो, क्वेश्चन आ जाए कि NADH2 बताओ कितने कॉम्प्लेक्स के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन पास करवाता है, तो कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4। तो कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 से NADH2 का इलेक्ट्रॉन पास होता है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमें एज्यूम करना है कि एक NADH2 से कितने एटीपी मिलेंगे, तो एक NADH2 से आपको बताया था कि अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो 3 एटीपी हमें मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज डिपेंड ऑन दी डोनर, हाइड्रोजन डोनर। तो हाइड्रोजन डोनर यहां पे कौन है, NADH2, जो कि 3 एटीपी बनाएगा। इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच रहा है, ऑक्सीजन के पास। बच्चों ये ऑक्सीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से फ्लो हो रहा है ये एक्सेप्ट, ये इस सिस्टम से बाहर निकल पाता, नहीं। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है यहां पे तो इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाएगा, और पूरा ETS क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, इसलिए पूरा ATP सिंथेसिस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो बात हो गई बच्चों NADH2 के बारे में कि NADH2 किस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट FADH2 की, तो FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को। ये कॉम्प्लेक्स 2 इस इलेक्ट्रॉन को लेकर किसके पास पहुंचाएगा, फिर से यूबीक्विनोन आएगा बच्चों, और यूबीक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर फिर किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को, और कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसके होते हुए फिर से कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचेगा, और कॉम्प्लेक्स 4 से ये इलेक्ट्रॉन फाइनली फिर से ऑक्सीजन के पास पहुंचा दिया जाएगा, और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अगर FADH2 की बात करें तो FADH2 में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन्वॉल्व है बच्चों ETS के, तो कॉम्प्लेक्स 2, 3 एंड 4। और यही चीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर NADH2 आ रहा है तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होंगे वहां पे, तो NADH2 है तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, और FADH2 है तो कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो आप याद कर सकते हैं बच्चों NADH2 के लिए 1, 3, 4 और FADH2 के लिए 2, 3, 4। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उन्हीं के थ्रू होगा, और प्रोटॉन पंप भी उन्हीं के थ्रू अकॉर्डिंगली होगा। और मैंने आपको बताया था कि एक FADH2 के लिए आपको कितने एटीपी मानने हैं, तो 2 एटीपी मानना है। तो 1 NADH2 के लिए 3 एटीपी और 1 FADH2 के लिए ऑक्सीडेशन के बाद 2 एटीपी मिलना है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन पेयर्स जो पंप होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रखा है बच्चों। तो यहां तक तो बात होगी कि शॉर्ट में अगर पूछा जाए कि ETS कैसे समझना है, तो आप इलेक्ट्रॉन फ्लो को इस तरह से समझा सकते हो। अब यही ETS बच्चों आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ETS में साइनाइड रेसिस्टेंस पाथवे इन प्लांट। साइनाइड रेसिस्टेंट पाथवे बच्चों, साइनाइड पॉइजन का नाम आपने सुना होगा,
और ऐसा माना जाता है कि साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड जो पॉइजनिंग है बच्चों, अगर ह्यूमन कोई कंज्यूम कर लो तो विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डेथ होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो साइनाइड के प्रेजेंस में भी सरवाइव कर जाते हैं, और उसमें एग्जाम्पल है बच्चों पाइसम, पी और स्पिनच का, जिनमें की एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट पाथवे मैकेनिज्म पाया जाता है ईटीएस में, जिसके कारण वो सरवाइव कर जाते हैं साइनाइड के प्रेजेंस में भी। इस चीज को आप देख सकते हो यहां पे कि मान लो कॉम्प्लेक्स NaDH2 और FADH2 दोनों साथ में दिखाया गया है बच्चों। जब साइनाइड होगा तो वो क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक कर देगा बच्चों? साइनाइड कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर देता है, तोड़ डालता है। साइनाइड रेसिस्टेंट, साइनाइड के कारण ये टूट जाता है कॉम्प्लेक्स 4, जिसके कारण वो फंक्शनल नहीं हो पाता। और यही कारण, इसके कारण अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा। अब बताओ, अगर ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हुआ तो ये पूरा रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे निकल नहीं पा रहा, तो ये यहां पे ब्लॉक होगा और अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ बच्चों तो क्या होगा? डेथ हो जाता है नॉर्मल इंडिविजुअल। अगर ह्यूमंस की बात करें तो साइनाइड के प्रेजेंस में इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है। लेकिन प्लांट में एक अल्टरनेट पाथवे होता है कि वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को अल्टरनेट पाथवे की मदद से, जिसे कहते हैं उसके पास एक एंजाइम होता है अल्टरनेट ऑक्सीडेज एंजाइम, वो इलेक्ट्रॉन को उसको दे देता है अल्टरनेट ऑक्सीडेज को, और वो उस अल्टरनेट ऑक्सीडेज उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक पहुंचा देता है। कैसे समझना है बच्चों? NaDH2 के पास से इलेक्ट्रॉन आया था कॉम्प्लेक्स 1 के पास, कॉम्प्लेक्स 1 से यूवी क्यूनॉन के पास। अब जब यूवी क्यूनॉन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा और ये पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स 4 ब्लॉक हो चुका है, तोड़ दिया जा चुका है साइनाइड के कारण, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को सीधे किसको दे देगा? अल्टरनेट ऑक्सीडेज को, और ये अल्टरनेट ऑक्सीडेज इसको ऑक्सीजन तक पहुंचा देगा। ठीक है, नंबर ऑफ ATP कम बनेगा लेकिन सर्वाइवल तो हो जाएगा। तो याद रखना, अगर कभी साइनाइड आता है किसी प्लांट में, इन दो प्लांट में जिनके पास साइनाइड रेसिस्टेंट पाथवे है, तो वहां पे ठीक है नंबर ऑफ ATP जितना बनना चाहिए था एक NaDH2 से नहीं बनेगा, लेकिन सर्वाइवल होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अलग तरह का पाथवे जिसका नाम क्या है? अल्टरनेट ऑक्सीडेज पाथवे होता है, जिसमें कि ये एंजाइम काम करता है बच्चों, जिससे कारण वो प्लांट साइनाइड रेसिस्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें, ये तो बात की हमने NaDH2 के बारे में, अगर FADH2 से अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से बच्चों यूवी क्यूनॉन सीधे अल्टरनेट ऑक्सीडेज को देगा और ये ऑक्सीजन तक ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा और ये क्या बन जाएगा? वाटर। तो ये पाथवे इस तरह चलेगा बच्चों, मतलब दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को, यूवी क्यूनॉन अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 को नहीं देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, ना तो NaDH2 से ना ही FADH2 से, और ये इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनॉन से सीधे होते हुए अल्टरनेट ऑक्सीडेज के पास जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन के पास जाकर वाटर बन जाएगा। तो जिस भी प्लांट के पास, जैसे कि पाइसम और स्पिनच के पास साइनाइड रेसिस्टेंट पाथवे है, तो आपको याद रखना है कि उनके पास एक अल्टरनेट ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये तो बात हो गई बच्चों कि क्या होता है साइनाइड रेसिस्टेंस पाथवे।